कदीर मंजर आम पे क्यों नहीं आ रहा? कदीर के अल्फाज हैं, कानून मुझे इजाज़त देता है तो मैं मीडिया पर आने के लिए तैयार हूँ। कदीर ये भी सुनने में आ रहा है कि शामिल तफ्तीश हो गया। पुलिस ने कदीर को कहीं भी जाने से रोक लिया। आ जाती हैं ज़ारा के जो जेवरात हैं, जो अलमारी के दराज थे उनके ताले तोड़कर वहाँ से ये चीज़ें निकाली गई। दो खातून बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि गुस्ल हमने दी है। यार ये क्या चल रहा है? ये इन्हीं की कोई फैमिली की औरतें होंगी और उन्होंने व्यूज़ लेने के लिए इन खवातीन को ये लोग सामने लेकर आए हुए हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं एडी मलिक। ज़ारा केस अभी तक कहां तक पहुंचा है और जो 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जुडिशल हो गए हैं, जेल में हैं। और अभी जो सोशल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ज़्यादातर ये आ रहा है जी कदीर जो है बैरून मुल्क चला गया है। कदीर को जो है ना अपने ससुर से उससे भी ख़तरा है कि कदीर अपने ससुर को जो है ना उस पर जानलेवा हमला कर सकता है किसी भी टाइम। ये सारी बातें आज हमें एडी मलिक साहब फिर बताएंगे, क्योंकि ये एक दफ़ा फिर डस्के और गुजरांवाला जो जहाँ पे उनकी रहाइश है वहाँ पे गए हैं, इनकी मुलाकात हुई है और उनके वालिद के क्या बयान है कि मीडिया पे ये चल क्या रहा है। इन्हीं खबरों को देखते हुए मैं दोबारा से शबीर साहब के पास गया और मेरा शबीर साहब के साथ इस केस से रिलेटेड, बल्कि इससे हटकर मेरा उनके साथ ना बड़ा भाइयों वाला दोस्ताना माहौल है, भाइयों वाला रिश्ता बन चुका है। स्पेशली मैं इसी मकसद के लिए गया था कि जो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है उस पर मैं उनसे जान सकूं और मैं ये देख सकूं अपनी आंखों के सामने। कदीर, वो लोग यही कह रहे हैं कि अगर इतनी उसको मोहब्बत है, कदीर मंजर आम पे क्यों नहीं आ रहा? देखें, ये सवाल मैंने किया था, मैंने शबीर साहब से भी सवाल किया था, मैंने ज़ारा के भाई से भी सवाल किया था। तो मैंने इनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर, हमने भी उससे कहा कि आप दें अपना मौक़िफ़, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे इंटरव्यू देने से, ये कदीर के अल्फाज हैं कि अगर मेरा इंटरव्यू देने से, मीडिया पर आने से मुझे सज़ा का इख्तियार दिया जाता है, कानून मुझे इजाज़त देता है, तो मैं मीडिया पर आने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से इन कातलों को, इन ज़ालिमों को सज़ा दे सकूँ। ये कदीर कह रहा है, ये कदीर कह रहा है ऑफ कैमरा। ज़ारा के भाई का मैंने इंटरव्यू किया, उनका ये कहना था कि यार हमारी तो एक बहन कत्ल हुई है, हमारी बहन इस दुनिया से गई है, उसका तो सब कुछ उजड़ गया, आगे भी ख़त्म पीछे भी ख़त्म, वो किसके लिए जिएगा, किसके लिए वो मरेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं मलिक साहब के कदीर ये भी सुनने में आ रहा है कि शामिल तफ्तीश हो गया इस केस में। देखें, कहते हैं अब शामिल तफ्तीश हो गया है ज़राए के मुताबिक, और जो चल रही हैं खबरें उस पर हम बात कर रहे हैं। शबीर साहब लास्ट टाइम जब कोटली मरना पहली दफ़ा उस घर में जाते हैं तो वापसी पर जब आकर SP जो इन्वेस्टिगेशन है उनके पास जाते हैं तो वहाँ उनके साथ शबीर साहब के जो दामाद कदीर हैं, ज़ारा के शोहर, वो मौजूद थे और शबीर साहब का जो ज़ारा के जो मामू हैं वो ये तीनों अफराद वहाँ पर SP साहब के ऑफिस में मौजूद थे। और तब उन्होंने SP साहब ने कहा कि हमने कदीर को शामिल तफ्तीश करना है। तो शबीर साहब ने आगे से कहा कि आप मेरे लिए जिस शख्स को चाहें, आप मेरे भाई को, बेटे को, जिसको चाहें आप शामिल तफ्तीश कर सकते हैं, मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। तो उसी दौरान जो कदीर है उसने कहा कि जी मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे पूछें जो पूछना है। तब SP साहब ने कहा कि हमने आपको अभी आपसे कुछ बात नहीं करेंगे, हम जब भी आपको शामिल तफ्तीश करेंगे तो हम आपको अलहदगी में बुलाएंगे, अलहदगी में आपकी हम जो भी तफ्तीश होगी, जो कुछ भी हम आपसे जानना चाहते हैं तो वो हम आपको बुलाएंगे। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस ने कदीर को कहीं भी जाने से रोक लिया है। अब उसका मकसद ये है कि पुलिस किसी भी वक्त जो है वो कदीर को अपने पास बुला सकती है और फिर उसके बाद इस केस से जो कदीर से जो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी बाकी हैं वो ज़रूर करेंगी और करना बनता भी है। आ जाती हैं ज़ारा के जो जेवरात हैं, नकदी है,
रियाल वगैरह थे और पाकिस्तानी करेंसी थी, जेवर कितनी तादाद में पड़ा हुआ था और नकदी कितनी थी, वो चीज़ें कहाँ पे गई हैं? जो कमरे में अलमारी थी जहाँ पर ज़ारा ने अपने कीमती सामान, जेवर और कुछ नकदी रकम और इसके बाद जो कुछ उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो वो जो अलमारी के दराज थे उनके ताले तोड़कर वहाँ से ये चीज़ें निकाली गई। वो तो पुलिस ने सील कर दिए, वो कैसे, कौन तोड़ेगा बाद में? मैं आपको बताता हूँ ना कि वो किस तरह से टूट सकते हैं। ठीक है। अब जब उनसे मैंने पूछा कि कितने मालियत के जो जेवरात थे वो, और फिर उसके बाद जो नकदी रकम थी वो कितनी थी, तो उन्होंने बताया कि 11,000 सऊदी रियाल थे। तो 2-4 तोले सोना होना। और नहीं सर, सोने का तो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हाँ करें मलिक साहब। 11,000 सऊदी रियाल, ठीक है। 4 लाख पाकिस्तानी करेंसी, ठीक है। उसके बाद 21 तोले सोना ज़ारा का। मैंने उनसे 21 तोले कमो बेश ये 50 से 60 लाख रुपए का ये सोना बनता है। ये चीज़ें कहाँ पे गई हैं? ये वहाँ उस घर में मौजूद थी, जो कि वहाँ पर दरवाजे तोड़कर उसके जो दराज हैं उसके ताले तोड़कर ये चीज़ें निकाली हैं। और सिर्फ यही चीज़ें नहीं निकाली भी, उस दराज में शबीर साहब ने बताया कि मेरी बेटी का और मेरे नवासे शाफे का पासपोर्ट मौजूद था, लेकिन शाफे का पासपोर्ट मौजूद है, ज़ारा का पासपोर्ट नहीं है, ज़ारा के 2 ATM कार्ड नहीं है। ज़ारा के नाम पर कुछ प्लॉट थे जिनकी फ़ाइलें वहाँ पर मौजूद थी, 4 प्लॉट्स की फ़ाइलों का बताया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 प्लॉट की फ़ाइलें मौजूद थी, 2 प्लॉट की फ़ाइलें भी गायब थी। मैंने भी यही सवाल किया कि जब पुलिस की तहवील में था तो कौन शख्स वहाँ पर जाके ये सारी वारदात डाल सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब पहली दफ़ा मैं घर गया था तो मैंने जब 15 पर कॉल की थी तो पुलिस ने इन तीनों माँ बेटियों को गिरफ़्तार करके थाने ले गई थी। जैसे हम वहाँ से वापस अपने गांव आए हैं तो इन मुल्ज़मान को पुलिस ने छोड़ दिया था। ठीक है। अब ये तीनों माँ बेटियाँ जब वापस अपने घर में आती हैं, वहाँ पर आकर, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग थी कि जी ज़ारा तो इनको मिलनी कोई नहीं है, और हमने जो बता दिया है, जो इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जेवर और पैसे लेकर भागी है, तो पुलिस ने वो इन्होंने तो पुलिस ने भी मान लेना और इन लोगों ने भी आखिरकार मान लेना है। तो इसलिए उन्होंने फिर ये दोबारा जब वापस आए तो ये वारदात उन्होंने डाली। ये सोना, ये जो फॉरेन करेंसी सऊदी रियाल और पाकिस्तानी करेंसी जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इनको भी रिकवर करवाया जाना चाहिए था। अभी तक नहीं हुई। नहीं, और इस केस में SP साहब ने और DPO साहब ने ये बड़ा क्लियरली बताया कि अगर इसमें कोई भी कसूरवार पाया गया या जिस पर भी आपको शबीर साहब यानी कि शबीर साहब को किसी पर शक या पुलिस जो इंटरनल मामलात को देख रही है, अगर किसी को शख्स को इन्वॉल्व पाया गया तो वो बचेगा नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि SP साहब ने जो वादा किया है ना, वो ज़रूर अपने वादा पर पूरा उतरेंगे, और ये जो मुल्ज़मान ने दोबारा वारदात डाली थी उनसे ये जो कीमती जेवरात हैं, नकदी रकम है, ये उनसे बरामद करवा ली जाएंगी और बरामद करवाने के बाद शबीर साहब के हवाले की जाएंगी। अब आती है बात कि कुछ जो चैनल हैं उन्होंने ये भी रिपोर्ट की है, 2 खातून बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि गुस्ल हमने दी है। यार ये क्या चल रहा है? मुझे जहाँ तक याद है, मैंने इस पर पूछा था कि जिस्म के जितने भी टुकड़े थे, ठीक है, वो ज़ारा के शोहर खुद उनको संभाल रहे थे। ठीक है। ज़ारा के शोहर ने खुद ही उन टुकड़ों को गुस्ल दिया। अब ये जो औरतें आ चुकी हैं बीच में, ये किसने इनको प्रोड्यूस कर दिया है? मुझे जहाँ तक लगता है कि इस केस को ख़राब करने के लिए या फिर जिन चैनल्स पर ये औरतें दिखाई दी जा रही हैं, ये इन्हीं की कोई फैमिली की औरतें होंगी, और उन्होंने व्यूज़ लेने के लिए उनके डेड चैनल होंगे, चैनल चलते नहीं होंगे, उन चैनलों को चलाने के लिए इन ख़वातीन को ये लोग सामने लेकर आए हुए। जब ज़ारा की डेड बॉडी उस गांव में आई थी ना, तो ज़ारा की डेड बॉडी वो जो मियत की चारपाई होती है ना, उस पर नहीं थी, और वो डेड बॉडी नहीं थी, वो पीसीज में थी, और उसको ताबूत में बंद करके फिर उसके बाद उसको बड़ी मजबूती के साथ एक्स्ट्रा कील ठोक कर ताकि गांव में आकर जिस तरह से कोहराम बरपा हुआ था ना, कोई उसको खोलने की कोशिश ना करे भी। तो सोचें उन ख़वातीन ने कहाँ से आके गुस्ल दे दिया फिर, या उनको कौन लेकर आ गया? जो 2 गांव थे, मुतासरा और ज़ालम, दोनों वही गांव थे जहां पर ये वाक़यात हुआ और जिनके साथ हुआ। जी हम गए, वहां पर आपको वही लोग मिले थे
جن کے اپنوں کے ساتھ ہوا, جنہوں نے کیا بالکل یا جنہوں نے دیکھا سنا سارا کچھ. بالکل انہیں سے ہم نے آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں غلط بتائی. اب یہ لوگ ان عورتوں کے بارے میں اس لیے آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ ان کی اپنی گھریلو خواتین ہیں, ویوز کے لیے یہ کسی کو بھی بٹھا دیں گے. نہیں نا, الزام تو نہیں لگا سکتے کسی پہ بھی, ہو سکتا ہے کسی گاؤں کی ہوں. نہیں کسی گاؤں کی ہوں گی نا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں اور اپنے گاؤں کی ہی عورتوں کو سامنے لا کر جو ہے نا وہ بٹھا کر, اور صرف ان کا مقصد اصل میں نا کیس پر بات کرنا نہیں ہے, کیونکہ کیس ان کو پتہ ہی نہیں تھا کب یہ وقوع ہوا تھا. کیسے ہے کیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, ڈسکا سیالکوٹ کے تمام میڈیا کے جو ہمارے کولیگز دوست ہیں, کسی کو اس کیس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. آپ کا بھائی جب وہاں پہنچا ہے, آپ کے بھائی نے جب رپورٹ کی ہے, تب یہ مورچوں سے نکلے ہیں, تب یہ گرم بستروں سے نکلے ہیں, تو پھر ان کی دوڑیں لگی ہیں. اس کے بعد یہ لوگوں کو پھر ان لوگوں نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے ہیں جب ان کے سر سے پانی گزر چکا تھا. اور ایک چیز یہاں پہ کہتی جب ہم نے غسل کیا ہے وہ حاملہ, لیکن ان کے جو ہیں زارا کے والد انہوں نے بھی بتایا ہے, ایس پی صاحب نے بتایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. تو قدیر کے بقول, آپ قدیر کو یقیناً ملے ہیں, ان کے بقول کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ صرف وہ اپنا یہ پریگننسی کے لیے آئی تھی. غسل دینے والا یہ کس طرح سے یہ تصدیق کر سکتا ہے, یا جس نے بھی غسل دیا وہ کیسے خود سے کہہ سکتا ہے کہ جی زارا حاملہ تھی؟ اگر زارا حاملہ تھی تو یہ پھر سنگل مرڈر نہیں ہے, یہ پھر ڈبل مرڈر ہوگا. اب چونکہ ابھی تک رپورٹ نہیں آئی, جب تک رپورٹ نہیں آئے گی تب تک, اور اس رپورٹ کے آنے سے پہلے جو میں نے لیٹسٹ انٹرویو شبیر صاحب کا لگایا ہے اور زارا کے بھائی کا میں نے انٹرویو لگایا ہے, ان دونوں انٹرویوز میں ایسی کوئی بات انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ زارا کو اللہ تعالیٰ نے خوشی دینی تھی, وہ حاملہ تھی, وہ امید سے تھی. ایسا کچھ نہیں تھا, کیونکہ شبیر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر زارا کی والدہ زندہ ہوتی, اگر زارا کی بہن کوئی ہوتی, تو میں بھی شاید وہ اپنی ماں یا بہن کو بتا سکتی تھی. لیکن بدقسمتی سے زارا کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے, اور پھر اس کی نہ کوئی بہن ہے, تو اس نے, اب دیکھو بیٹی کوئی بھی ہو, کیسا بھی ہو, باپ کے ساتھ یا کس طرح کا نہیں بات کر سکتی. لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ اپنے شوہر کو تو پتہ ہوگا نا, تو پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے قدیر کے مطابق کہ زارا حاملہ نہیں تھی. اب اگر اس میں کوئی صداقت ہے نہیں ہے تو وہ جب پی ایف ایس اے کی رپورٹ آئے گی نا تو اس میں کلیئر ہو جائے گا. جب وہ رپورٹ آئے گی, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حاملہ تھی تو وہ ادھر کیوں آئی ہے, وہ سعودی عرب میں رہ لیتی, وہاں پہ کروا لیتی. مطلب کہ لوگ کچھ بھی دیکھیں, اب ہم دونوں یہاں پر کھڑے ہیں, ہمیں اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے کہ ہم ایک قدم اٹھا کے یہاں سے یہاں چلے جائیں. جہاں جس کا آخری وقت مقرر ہے اس نے وہاں پر پہنچ کر ختم ہو جانا ہے. زارا کو کیا پتہ تھا؟ اب زارا جب پاکستان آئی تھی قتل سے 1.5 ماہ پہلے, تو اس کو ایئرپورٹ سے گھر لے کر جانے والے بھی کوئی اور نہیں تھے, نہ اس کا باپ تھا, نہ اس کا بھائی تھا, نہ کوئی اور تھا, بلکہ یہی دونوں ماں بیٹیاں تھیں جو اس کی قاتلہ ہیں. یہی ایئرپورٹ سے لے کر ریسیو کر کے سیالکوٹ لے کر اس گاؤں میں لے کر جاتی ہیں. تو انہوں نے پلاننگ بہت زیادہ بنائی تھی, بہت بار بنائی تھی. اس پر بھی آپ کسی دن ٹائم نکالیں گے, وہ کچھ ایسی باتیں اور ہیں اس سے ریلیٹڈ, وہ بھی ہم آپ کے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیں گے کہ زارا کو کہاں کہاں پر مارنے کی پلاننگ پہلے کی جا چکی تھی اور کس طرح سے کی جا چکی تھی. آپ نے بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور بتانا ہے. اور یہ جو ابھی پتہ چلا ہے کہ 21 تولے زیور, پاکستانی کرنسی اور جو ریال ہیں, یہ ساری چیزیں کہاں پہ ہیں ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں ہے. بیٹی تو ان کی جو ہے اس دنیا سے چلے گئی ہے, لیکن مزید بھی اس پہ جو بھی صورتحال ہوگی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.